हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स एंड कूलम्ब्स लॉ रिलेटेड विथ मैग्नेटिक फोर्स। आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स एंड एक्सप्लेन द कूलम्ब्स लॉ रिलेटेड विथ मैग्नेटिक फोर्स। यानी आपकी टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स एंड कूलम्ब्स लॉ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या है। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़े थे, क्या थी वहां पे डिफिनेशन? तो दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच, किसके बीच? दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच लगने वाले अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते थे। रिपल्सिव कब होता था? जब सेम नेचर का चार्ज होता था, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस। और अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स कब होता था? जब एक प्लस और दूसरा माइनस हो, यानी डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज हो। और दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता था उसको बोलते थे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। आज की टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स का। कौन सा टॉपिक है? मैग्नेटिक फोर्स। तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोर्स के डिफिनेशन की तरह, जैसे वहां पे था कि दो पॉइंट चार्ज के बीच, यहां होगा दो मैग्नेटिक पोल के बीच। मैग्नेट आप जानते हैं, कोई भी मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। तो दो मैग्नेटिक पोल के बीच में जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। जब सेम नेचर का पोल होगा, जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो उनके बीच रिपल्सन लगेगी, लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे प्लस प्लस में रिपल्सन, माइनस माइनस में रिपल्सन। उसी तरह यहां पे भी नॉर्थ पोल के बीच रिपल्सन, साउथ पोल के बीच रिपल्सन। और जब डिफरेंट नेचर ऑफ पोल होगा, जब अनलाइक पोल होगा, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक उसी तरह जैसे निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता था। तो डेफिनेशन लेते हैं, दो मैग्नेटिक पोल के बीच, किसके बीच? दो मैग्नेटिक पोल के बीच लगने वाले अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, क्या बोले? द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स acting between two magnetic poles is called magnetic force, is called magnetic force। और इस मैग्नेटिक फोर्स की नेचर पॉजिटिव, इस मैग्नेटिक फोर्स की नेचर रिपल्सिव होगी अगर दोनों मैग्नेटिक पोल का नेचर क्या होगा? सेम होगा, जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ। और मैग्नेटिक फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी होगा अगर पोल डिफरेंट है, अनलाइक पोल्स है, जैसे एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। तो देखिए डिफिनेशन को आप नोट कर लोगे। सबसे पहले क्या डिस्कस किया? मैग्नेटिक फोर्स, द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। What is magnetic force? So the force acting between two magnetic poles is called magnetic force. Magnetic force attractive भी हो सकता है और repulsive भी हो सकता है। तो the attractive और repulsive force acting between two magnetic poles is called magnetic force। यानी दो पोल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। कोई प्रॉब्लम?
फिर हमने बोला कि द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज रिपल्सिव बिटवीन टू सेम मैग्नेटिक पोल, मतलब दो सेम मैग्नेटिक पोल के बीच रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़े थे, दो सेम नेचर ऑफ चार्ज के बीच क्या होता था, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, रिपल्सन। तो वही है, द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज रिपल्सिव बिटवीन टू सेम मैग्नेटिक पोल्स। बिटवीन टू सेम मतलब यह नेचर का मतलब है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ। और द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव बिटवीन टू डिफरेंट या अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स। दो अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स के बीच में इसका नेचर कैसा होगा, तो अट्रैक्टिव। ये इलेक्ट्रोस्टैट में भी था, प्लस माइनस के बीच कैसा फोर्स लगता था, तो अट्रैक्टिव। प्लस प्लस के बीच रिपल्सन, माइनस माइनस के बीच रिपल्सन। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी, नॉर्थ नॉर्थ सेम हो गया तो रिपल्सन, और साउथ साउथ सेम नेचर का हो गया तो रिपल्सन, और नॉर्थ साउथ डिफरेंट नेचर का हो गया तो वहां पे लगेगा अट्रैक्शन। स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ये किसके बारे में पढ़े, मैग्नेटिक फोर्स। यहां तक ठीक है। आपको पता है दो पोल एग्जिस्ट करते हैं किसी भी मैग्नेट में, तो जो नॉर्थ पोल होता है उसके नेचर को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, और जो साउथ पोल होता है उसके नेचर को क्या मानते हैं, निगेटिव। तो इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, दिख रहा है ना, the nature of north pole is taken पॉजिटिव। नॉर्थ पोल के नेचर को क्या मानते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। तो आपको पता होगा साउथ पोल क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव। वेयर एज यानी जबकि, वेयर एज साउथ पोल, वेयर एज नेचर ऑफ साउथ पोल, वेयर एज नेचर ऑफ साउथ पोल is taken negative। साउथ पोल के नेचर को हम नेगेटिव लेते हैं और नॉर्थ पोल के नेचर को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। मैग्नेटिक फोर्स हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब तक हम लोग पढ़े किसके बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। इस टॉपिक को भी आप इलेक्ट्रोस्टैट में देख चुके हैं। वहां पे इसकी स्टेटमेंट थी कि दो पॉइंट चार्ज के बीच, किसके बीच, दो पॉइंट चार्ज के बीच, मान लीजिए एक Q1 है और एक Q2 है, तो इन दोनों पॉइंट चार्ज और इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो ये दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो दोनों चार्ज के स्ट्रेंथ यानी मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्ब्स लॉ था उसके स्टेटमेंट क्या था, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ the electrical force acting between two point charge is directly proportional to product of magnitude of both charge and inversely proportional to a square of distance between them। distance between both charge, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस था उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। सेम स्टेटमेंट यहां भी होने वाला है। दो मैग्नेटिक पोल के बीच में, ये देख रहे हैं आप, इसी की तरह यहां पे दो मैग्नेटिक पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ, जैसे यहां चार्ज का स्ट्रेंथ, तो यहां मैग्नेटिक पोल की पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच का जो गैप है, उनके बीच की जो सेपरेशन है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हम यहां पे दो मैग्नेटिक पोल लिए हैं, ठीक है, और एक का स्ट्रेंथ है m1 और दूसरे का स्ट्रेंथ है m2, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा,
अगर हम अंदर की ओर दिखाएंगे तो वो हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स, अगर बाहर की ओर दिखाएंगे तो हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स। तो चलिए अभी हम रिपल्सिव फोर्स लेके चलते हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ दोनों पे इक्वल फोर्स लगेंगे, तो उधर F दिखा दिए रिपल्शन में, और इस पे भी हम फोर्स दिखा देंगे F। ये हो गया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। और यहां जो फोर्स का नेचर है वह रिपल्सिव है, यानी ये तभी पॉसिबल है जब ये नॉर्थ हो, ये भी नॉर्थ हो, या ये साउथ हो और ये भी साउथ हो। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, क्या है इनका स्टेटमेंट, किसके अनुसार, तो कूलॉम्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। किसके अनुसार, तो कूलॉम के अनुसार। क्या है स्टेटमेंट, द मैग्नेटिक फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स, क्या स्टेटमेंट होगा, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ पोल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, मतलब कूलॉम्स लॉ के अनुसार द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग between two magnetic poles, acting between two magnetic poles is directly proportional to बोलिए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वहां इलेक्ट्रोस्टेट में कूलॉम्स लॉ जो था वहां था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 इंटू Q2 यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज, और यहां होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ मैग्नेटिक पोल। क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल ए, पोल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। फिर से देखिए, कूलॉम्स लॉ कहता है कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, दोनों पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होगी, दोनों पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होगा उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द मैग्नेटिक फोर्स, यहां पर देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ मैग्नेटिक पोल and inversely proportional to बोलिए, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस छोटा होगा तो फोर्स बढ़ेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल्स। इसको नोट करते चलेंगे आप लोग, ठीक है, पूरी लैंग्वेज को नोट करेंगे। तो यहां पे क्या लिखे, द मैग्नेटिक फोर्स acting between two magnetic poles is directly proportional to product of pole strength of both magnetic pole and inversely proportional to a square of distance between both pole। तो आप बताइए क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स को सपोर्टेड हमने F लिख दिया, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ पोल, तो हो जाएगा M1 I इंटू M2, क्योंकि एक पोल का हमने पोल स्ट्रेंथ M1 माना और दूसरे का M2। तो यहां पे है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। एंड आप ऐसे भी लिख सकते थे, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो यहां पे हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2।
and inversely proportional to distance between both poles। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट के कूलम्ब्स लॉ के जैसा है। अब यहाँ पे इसको अगर हम हटा दें तो बदले में एक कांस्टेंट आएगा, तो हमने कांस्टेंट को यहाँ पे कापा या के मान लिए और हो जाएगा F इक्वल टू के और m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। इस के के बारे में तो आपको पता है क्या है, यहाँ पे जो के है ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाए हैं तो बदले में ये कांस्टेंट आया है। यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। ठीक है, तो यहां पे के क्या है, वेयर के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। यहां के क्या है, तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू सबको पता है। अगर आप मैग्नेट पढ़े हैं तो पता होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तो पढ़ चुके हैं। तो वेयर के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड इट्स दिख रहा है, एंड इट्स मिटा लेते ऊपर, क्या बोले, वेयर के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज मी नॉट अपॉन 4 पाई। यानी यहां पे जो के आया है इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होती है, तो मी नॉट अपॉन 4 पाई होता है, मी नॉट अपॉन 4 पाई। आप इसको जानते हैं परमेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसका वैल्यू होता है, मी नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यानी इस टोटल टर्म का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो इस के का वैल्यू अगर ये रख दे मी नॉट बाई 4 पाई तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स का ये फॉर्मूला आ गया, मी नॉट अपॉन 4 पाई। क्या फॉर्मूला आ गया, मी नॉट अपॉन 4 पाई, और फिर ये जेव के त्यों रह जाएगा, तो जाएगा m1 आई इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल टू क्या आ गया, मी नॉट बाई 4 पाई m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं दो पोल के बीच में, लेकिन तब जब इसके बीच में कोई मीडियम फील्ड ना हो, यानी यहाँ पे एयर हो या वैक्यूम हो। जब दो मैग्नेटिक पोल के बीच में एयर हो और या वैक्यूम हो तो इस फॉर्मूले से हम लोग उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन सपोज दैट अगर इसके बीच में मीडियम रहेगा तब क्या होगा, चलिए थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लेते हैं हम। इसका वैल्यू आप जानते हैं ना कितना होता है, हियर वैल्यू ऑफ मी नॉट अपॉन 4 पाई इज, इसका वैल्यू कितना होता है, मी नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, आप सभी जानते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़े थे, 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये वैल्यू होता है मी नॉट बाई 4 पाई का। और मान लीजिए अगर इसमें कोई एक मीडियम फील्ड है जिसकी परमेबिलिटी कांस्टेंट म्यू आर है, रिलेटिव परमेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, म्यू आर, यहां पर हम लिख देते हैं, एंड इफ ए मीडियम is filled between both magnetic poles, if a medium is filled between both magnetic poles, दोनों पोल के बीच में क्या भर दे, एक मीडियम भर दे। जैसे अभी क्या है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, एयर या वैक्यूम। लेकिन मान लो इसके बीच में क्या रहता है, मीडियम रहता, तो इफ ए मीडियम इज फिल्ड बिटवीन बोथ मैग्नेटिक पोल्स एंड relative permeability constant of medium is mu r,
यानी जो मीडियम हम फील्ड कर रहे हैं उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, म्यू आर। तो जो फोर्स होगा ना वो म्यू आर टाइम इंक्रीज कर जाएगा, म्यू आर टाइम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी अब जो आपके पास फोर्स होगा वो हो जाएगा F इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो पहले से था, और इंटू इसमें हो जाएगा म्यू आर, इंटू क्या हो जाएगा, म्यू आर। यानी ये जो रिलेटिव परमेबिलिटी कांस्टेंट है, ये जो मीडियम का रिलेटिव परमेबिलिटी कांस्टेंट है, उतना टाइम्स फोर्स आपका क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब एयर रहेगा तो फोर्स होगा इतना, लेकिन जब इसके बीच में मीडियम भरेंगे तो उसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होगी उतना टाइम्स आपका फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है। और फिर आपकी फॉर्मूला हो जाएगी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैट में आप लोग पढ़े हैं एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इसके बदले में क्या लिख दे, म्यू लिख दे। तो यही सेम वैल्यू यहाँ पे है, तो एफ इक्वल टू क्या लिख दे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर को हम म्यू लिख देते हैं, म्यू अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई। वहां पे जैसे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को इलेक्ट्रोस्टैट में एप्सिलॉन लिखते थे, परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम, तो इसी तरह ये हो जाएगा परमिबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम, और यहाँ हो जाएगा m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। here mu is equal to mu naught into mu r, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है, यही तक आपको लिखने होंगे और बोर्ड एग्जाम में अगर चाहे तो आप वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई ये तो एक कांस्टेंट है, और ये जो पोल स्ट्रेंथ है ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर मानेंगे। तो वेक्टर हम सिर्फ आर को मान सकते हैं, कैसे, तो जब फोर्स 1 के द्वारा 2 पे लगेगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, और जब 2 के द्वारा 1 पे लगेगा तो पोजीशन वेक्टर इस तरफ होगा। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में बदल सकते हैं, यानी अगर इन वेक्टर फॉर्म लिखना होता तो कुछ नहीं करना है आपको, एक वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और इंटू यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे आर कैप, जो कि पोजीशन यूनिट वेक्टर है। क्या है वहां पे, पोजीशन यूनिट वेक्टर। आर कैप क्या है, इसमें आर कैप क्या है, तो आर कैप जो है यह यूनिट पोजीशन वेक्टर, क्या है, यूनिट पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब जैसे फोर्स आप 2 पे 1 के द्वारा निकालते, किस पे, 2 पे, किसके द्वारा, 1 के द्वारा, तो इधर पोजीशन वेक्टर होता है। अगर 1 पे 2 के द्वारा नहीं, पोजीशन वेक्टर इस साइड होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम के लिए लिखना होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा आप लोग बना लीजिएगा। कंप्लीट कर लिए, इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से मौका देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट करके नोट्स कर लीजिएगा, और इसकी जो न्यूमेरिकल है वो आपके ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, और क्लासरूम में भी हो जाएगा। और क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, चूंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाएगा तो फिर पढ़ने में आपको सुविधा नहीं होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। आप सभी का धन्यवाद, नोट कर लेंगे और इसको एक बार देख लीजिएगा।